नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। देश भर में कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े अब लगातार बढ़ रहे हैं, यह परेशानी का सबब हम सब के लिए बना हुआ है, क्योंकि देश भर में हर दिन तकरीबन 3.5 लाख के आसपास अब केस आने लगे हैं। और देश भर में तस्वीरें कैसी हैं, किसी से नहीं छिपा है। फिर चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, बेड की कमी हो, वेंटिलेटर की कमी हो, तमाम कमियों के बीच देश आज परेशान है कोरोना के इस संक्रमण से। तमाम चुनौतियां आज देश भर के अंदर है। कोरोना से आखिर कैसे निपटा जाए, लगातार हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, एक एक खबर आपको दिखा रहे हैं, ताकि कोरोना की हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी है, ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, यह आपको बाखूबी पता चल सके। सवाल सबके जहन में एक ये है कि आखिर आप कोरोना से अपना बचाव कैसे करें, तो इसके लिए डॉक्टर का सुझाव बहुत जरूरी है। तो कोरोना से कैसे अपना बचाव करें, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आपको मिल सके, इसीलिए जनता टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम डॉक्टरों को बुलाता है, तमाम स्पेशलिस्ट को बुलाता है, जो आपकी उन तमाम परेशानियों को फोन पर घर बैठे सॉल्व कर सके। हमारे साथ तो विशाल खुराना जुड़े हुए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो जनता टीवी पर। थैंक यू वैभव। विशाल खुराना जी, सवाल एक बुनियादी जिससे हम शुरुआत करेंगे अपने इस सेगमेंट की, सवाल यह है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन, तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, वो पैनिक कर दे रही हैं लोगों को। पैनिक होना कितना बुरा है सिचुएशन में? देखिए, कई बार ऐसा हो रहा है इस समय पेशेंट्स जहां उनका ऑक्सीमीटर पे SpO2 कम होने लगता है, वो पैनिक करने लग जाते हैं। हमारे पास डेस्परेट कॉल्स आती हैं कि मेरा ऑक्सीजन इतना हो गया है, तो हम उनको जस्ट काम करते हैं, उतनी देर में ही उनकी ऑक्सीजन वो 90 क्रॉस कर जाती है, ऊपर हो जाती है। तो पैनिकी सिचुएशन में बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं कि लोग घबराए हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि दवाई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कई पेशेंट देख रहे हैं जो उस समय डेस्परेटली कॉल कर रहे हैं, उनको हम घर पे मैनेज कर रहे हैं, वो 2 दिन के बाद ठीक भी हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाए बिना घर पे भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो इस समय पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज कर रहे हैं। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है हर तरीके से बेड, ऑक्सीजन और हर चीज की अवेलेबिलिटी रखने के लिए। विशाल जी, और कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट है, पैनिक नहीं करना है इससे। कैसे? हम अपना पहला कॉलर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कैसे, किस तरह से, कैसे सिचुएशन मेंटेन करें, ऑक्सीजन लेवल कैसे नॉर्मल हम घर बैठे कर सकते हैं? देखिए, अगर ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है किसी भी पेशेंट का, तो उसको जरूर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि घबरा करके डेस्परेटली जोर जोर से सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से उल्टा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी मसल वीक पड़ती हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लग जाता है, तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है उस समय। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको घर पे हैं और आपको सांस की तकलीफ हो रही है, तो कोशिश करिए आप पेट के बल लेटें, ताकि आपका जो लंग का जो पार्ट है जो यूज नहीं हो रहा है वो यूज में आए। और जैसे ही आपको फैसिलिटी मिलती है, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर पे जाएं और अपनी ऑक्सीजन चेक करवाएं। SpO2 की वैल्यू, जो ऑक्सीजन की वैल्यू है, अगर वो 94 से नीचे है तो आपको मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी 94, 95, 96 है, लोग सोचते हैं कि 100% होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 94 से ऊपर है तो आपको ऑक्सीजन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय। अच्छा, पैनिक अगर इंसान होता है, कोई शख्स जिसको ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा हो, तो क्या पैनिक होने की सिचुएशन में ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा नीचे जा सकता है? हाँ, देखिए, अगर पेशेंट इनहेल अच्छे से नहीं करता, पैनिक में क्या होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, तो शॉर्ट ब्रीदिंग हो रहा है तो आप ऑक्सीजन अंदर इनहेल नहीं कर पाते, जो आपके ऑक्सीमीटर में फिंगर्स पे जो आता है वो कम आने लग जाता है। तो ये एक सिचुएशन है। तो जैसे ही हम लोग काउंसिल करते हैं पेशेंट को, आधे घंटे बाद हम दोबारा अगर फोन करके पूछते हैं तो बताते हैं हम वापस 94 से ऊपर हो गए। चलिए विशाल जी, हमारे साथ अब पहले हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, शुभम है हरियाणा से। शुभम, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पापा ने सर थोड़े दिन पहले वैक्सीनेशन करवाया था। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। हेलो सर, मेरे पापा ने थोड़े दिन पहले वैक्सीनेशन करवाया था। अभी उनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आई हुई है, तो ये किस वजह से आई हुई है? देखिए, जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हमारी बॉडी, वैक्सीन का पर्पस है कि बॉडी इम्यूनिटी काम करने लगे। तो इम्यूनिटी जब काम करती है तो उसमें
कई फैक्टर्स एक्ट करते हैं। तो बॉडी यूटिलाइजेशन भी करती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, और बॉडी की इम्यूनिटी भी काम करती है। इसके रिस्पॉन्स में यहाँ तो वो दवाई का जो माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बॉडी एक, फीवर, नोजिया और वीकनेस, वो है, या ये यूटिलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो इसमें पैनिक करने की, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये 2-4 दिन के बाद अपने आप ही सेटल हो जाता है। इस विशाल जी, समय हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अगले होता है दर्शक जुड़े आप हुए आहार हैं। अच्छा रखें, खाना अच्छा खाएं, जी आहार अच्छा रखें। जी, सतीश हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। सतीश करनाल से हैं, क्या सवाल है आपका सतीश? एडवोकेट हूँ सर, करनाल से। मेरी उम्र भी 50 प्लस होगी। मैंने टिक्का नहीं लगवाया सिर्फ इसी डर से सर, क्योंकि ये बोलते हैं भाई ये टिक्का लगने से आपके शरीर में है ना ज्यादा जो पावर आपकी है वो कम हो जाएगी। बीमार हो रहे हैं सर काफी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो पहली चीज कि वैक्सीन लेने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। आप सरकारी डाटा उठाकर देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जरूर सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी हम वैक्सीन लेते हैं, नॉर्मल वैक्सीन जब हम लेते हैं तब भी उसमें एक चांस होता है कि उसका माइनर रिएक्शन हो सकते हैं। और ज्यादातर ये जितने भी वैक्सीन रिलेटेड इफेक्ट हैं, ये सारे माइनर हैं। इसके कोई घबराने की, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुआ है और बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा आता है। इवन अभी सरकार ने डाटा भी शो किया है कि जिनको वैक्सीन दी गई है उनको इन्फेक्शन कम हो रहे हैं। तो इसलिए बचाव के लिए भी जरूरी है। ये माइनर से रिएक्शन है जो कि सबको नहीं होते। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल है जिनको वैक्सीन के बाद माइनर से साइड इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन वो ज्यादा मेजर नहीं होते हैं जिसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत पड़े। अच्छा विशाल जी, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा। मुझसे तमाम दर्शकों ने सोशल साइट्स के जरिए कहा कि पूछो कि अगर मौसम का, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते समय बीमारियां आम हो जाती हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, इन तमाम चीजें। ऐसे में तमाम लोग लापरवाही कर जाते हैं जांच कराने के लिए। अगर आप 5 से 6 दिन लापरवाही करते हैं, जांच कराने में आप संकोच करते हैं, ये सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसीलिए हम लोग बार बार सबको यही सलाह देते हैं कि अगर आपको कोई भी लक्षण है, क्योंकि एक चीज है, अगर आप बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी जो जो इलाज है, उसका एक टाइम फ्रेम है कि आपने उस चीज का इलाज कितनी जल्दी स्टार्ट कर दिया है। एक समय आता है कि अगर जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनको डिजीज बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, कई दिन हो गए सिम्टम के, उसके बाद हमें पता चल रही है कि ये कोविड है, तो जो उसके लिए हम ट्रीटमेंट जो पहले स्टार्ट कर सकते हैं तो वो नहीं चालू कर पाते हैं। इसलिए हमेशा ये, और दूसरा इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि टेस्ट कराना इसलिए भी जरूरी पड़ता है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लापरवाही कर जाते हैं, दूसरे लोग को इन्फेक्शन देते हैं, खास करके घर के अंदर। आजकल जो देखा जा रहा है कि इंडोर इन्फेक्शन रेट भी काफी ज्यादा हो रहा है इस वाले जो सेकंड जो वेव आई है इसमें। इसलिए जांच जरूर करानी चाहिए हाँ, जल्दी से जांच जल्दी, ताकि विशाल जी टाइम जरूरी रहते। है। हमारे साथ सुनीता जुड़ी हुई है, दर्शक है हमारे अगली। सुनीता, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि मेरी सिस्टर को 8 दिन से हो रहा है, 7 डेज हो गए हैं, फीवर उतर जाता है और 101, 102 तक चला जाता है। और जी। मेडिसिन हम डोलो दे रहे हैं। बाकी हमने कोविड का सारा 5 डेज का कोर्स कर दिया, दोबारा से रिपीट भी कर दिया हमने, और लेकिन फीवर उतरता और फिर आ जाता है। 7-8 डेज हो गए। क्या हम इतने दिनों तक डोलो दे सकते हैं? साइड इफेक्ट तो नहीं है उससे? 6 आवर के बाद दे रहे हैं, कभी 5 आवर, कभी 6 आवर। 101 के बाद हम दे देते हैं। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको कोविड है। सो पहली चीज, 2 चीजें इसमें जानना जरूरी है कि अगर पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन है और 7 से 8 दिन हो गए हैं फीवर के, तो पेशेंट को और कोई डिजीज तो नहीं है कहीं साथ के। साइमल्टेनियस डिजीज होने के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि कोविड की जो दवाइयां चल रही हैं, इवन स्टेरॉइड भी है, थोड़ी सी इम्यूनिटी लो करके दूसरे इन्फेक्शन के भी रेट होते हैं। तो उसमें बाकी इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड, मलेरिया, पेशाब का इन्फेक्शन और कोई चेस्ट इन्फेक्शन या और बॉडी के अंदर कहीं और इन्फेक्शन तो नहीं है, वो रूल आउट करना चाहिए। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, कोई सांस की तकलीफ नहीं हो रही है, 7 दिन हो गए हैं, कोविड का फीवर अभी भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से पैरासीटामोल की गोली ही देनी उस समय उपयुक्त होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन और दे सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल अटेंशन डॉक्टर से मिलके आपको सलाह करनी चाहिए। विशाल जी, हमारे अगले दर्शक बलवान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बलवान, क्या सवाल है आपका? मेरा जो है, मेरे को सोराइसिस है, क्या मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? आप सोरियासिस की कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं ये आयुर्वेद की है गोली, वही ले रहे हैं। 1 मिनट। मेरे ख्याल से आप
आपको मेरे अगर कोई बायोलॉजिकल इंजेक्शन नहीं चल रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन ना लगाने का कोई रीजन नहीं, आप लगवाना चाहिए आपको। एक करनाल से हमारे दर्शक और जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा आप सवाल पूछें अपना। भूषण जी। हेलो। हाँ जी भूषण जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने जो इंजेक्शन लगवाया था, 2 इंजेक्शन लगवा लिए हैं कोविशील्ड के। जी पहला जो इंजेक्शन लगवाया था बिल्कुल। उसकी वाइल खुले हुए 50 घंटे हो गए थे, तो उसकी काउंट करें कि ना करें? हाँ जी, बता रहा हूँ। एक बार दोबारा बोलें। भूषण जी, मैं सुन आपकी नहीं आवाज पाया हम तक क्वेश्चन। नहीं आ रही है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जब आप हमें कॉल करें तो कोशिश ये करें अपने टीवी सेट से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके और आपकी हर समस्या का समाधान डॉक्टर आपको बता सके। सुनीता हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ी हुई हैं करनाल से। सुनीता, सवाल पूछिएगा अपना। विशाल जी, फोन कट गया सुनीता का। हम लगातार अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि हमारा नंबर वही है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। आपकी राय क्या है, आपके पास सवाल क्या है, आपका संशय क्या है? आपके हर संशय का समाधान के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर विशाल खुराना मौजूद है। विशाल जी, एक सवाल मैं आपसे बहुत बुनियादी और बेसिक पूछना चाहूंगा। कोविड की पहचान कैसे हो, नए संक्रमण की पहचान कैसे हो? देखिए, इस बार जो कोविड का इन्फेक्शन है, जैसे मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आपको एक और चीज बात बता रहा हूँ। इस बार पेट के सिम्टम भी काफी लोगों को आ रहे हैं। मेरे पास कई पेशेंट आ रहे हैं जिसको पेट में दर्द, उल्टी, लूज मोशन ये सिम्टम है, और बुखार, खांसी, सांस की कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। उनका जब हम टेस्ट करा रहे हैं तो भी उनको कोविड आ रहा है। तो इस समय ये जनता के पास ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि अगर इस समय आपको पेट की या छाती की कोई भी नई तकलीफ आती है तो आपको अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। विशाल जी, एक कंफ्यूजन और है दर्शकों के अंदर। जी कंफ्यूजन यह है कि जो पहला वेरिएंट था, यानी कि पहले वाला संक्रमण, और जो दूसरा अब ये नया वेरिएंट है, इन दोनों में अंतर है। और ये दोनों, एक बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक जो है वो थोड़ा सा ऐसा है जिसको आप रिकवर कर सकते हैं। कुछ ऐसा है? देखिए, इसमें अभी ये क्लैरिटी के साथ तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ जो देखा गया है, जो न्यू वेरिएंट आया है उस वो ज्यादा इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस है, ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं इससे, इसलिए ज्यादा लोग सीवियर आपको पता चल रहे हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक राजकुमार जुड़े हुए हैं उदयगढ़ से, उदयपुर से। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि सर मेरा बेटा कल सर खांसी और गला सूख रहा है, बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कोरोना की जांच की और किट दिया, तो कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो परिवार में किस तरह उनको अलग रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए सर? ठीक है, तो अगर घर में किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो पहली चीज उनको बाकी लोगों से दूर रखना चाहिए। एटलीस्ट 6 गज की दूरी जो बताया जाता है उतना मेंटेन करके रखना चाहिए। जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उसे मास्क पहनना चाहिए अगर उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। बाकी घर के मेंबर, उनको भी मास्क पहन के घर के अंदर रहना चाहिए। तीसरी बात, दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। देखा गया है घर के इस बार वाला जो इन्फेक्शन हो रहा है ये घर के अंदर ज्यादातर फैल रहा है। उसका रीजन यही है कि अंदर से वेंटिलेशन अच्छे से प्रॉपर से नहीं हो पाता है, तो घर के अंदर ही वो सर्कुलेट करता रहता है और बाकी लोगों को इन्फेक्ट करता रहता है। तो उनका खाना पीना और उनका रहना थोड़ा सा दूर रखा जाए। दूसरा, खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि हवा का सर्कुलेशन चलता रहे, वायरस एक जगह पे इकट्ठा ना हो। और बाकी लोग और जितने भी घर के लोग हैं उनको हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क जरूर लगा के रखना चाहिए। हमारे साथ मोनिका जुड़ी हुई है, अगली दर्शक है हमारी। मोनिका, सवाल क्या है आपका? सर वो मुझे ना ब्लड में इन्फेक्शन है। जी बताइए। मोनिका जी, अपनी बात रखिएगा। ब्लड में इन्फेक्शन है। हाँ जी, आगे। तो थोड़ी सांस में दिक्कत हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपको अगर सांस की तकलीफ पहली बार हो रही है तो आज की डेट में इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको कोविड की जांच करानी चाहिए फर्स्ट। और अगर ब्लड में इन्फेक्शन है
तो उसका कारण जानना चाहिए कि ये इन्फेक्शन कहाँ से आया है। तो उसके लिए बकायदा डॉक्टर से मिलके आपको सलाह करनी चाहिए। कोविड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। विशाल जी, हमारे साथ आर के शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं करनाल से। आर के शर्मा जी, सवाल पूछेगा आप अपना। हेलो जी सर, मेरे ब्रदर ने अभी 15-20 दिन पहले स्टेंट डलवाए हैं क्या, और थिनर जो ब्लड पतला करने की मेडिसिन ले रहे हैं, क्या उनको कोरोना का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? अगर उनको स्टेंट हाल फिलहाल में डला है, उनको कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस उनको एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैक्सीन लगाने के बाद उस जगह को थोड़ी लंबे समय तक दबा के रखेंगे। अच्छा, दबा के रखें। अच्छा विशाल जी, एंजियोप्लास्टी वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर एंजियोप्लास्टी हो चुकी है उसके बाद आप वैक्सीनेशन लेते हैं, क्योंकि रूटीन में आपकी कुछ दवाएं हैं जो आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करनी है, वैक्सीनेशन के बीच दवाओं का कुछ ऐसा तालमेल, कुछ दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा देखा गया नहीं। अच्छा, धर्मपाल हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। धर्मपाल, क्या कुछ कहेंगे आप, सवाल क्या है आपका? सर मैं इकोस्प्रिन टेबलेट्स ले रहा हूँ, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट डला हुआ है। हाँ जी विशाल जी, वही सवाल जो हमने आपसे पूछा था अभी। हाँ जी, सेम क्वेश्चन का इनका कहना यही है, इकोस्प्रिन ले रहे हैं, हार्ट की बीमारी है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बस थोड़ी देर के लिए जहां पे इंजेक्शन लगता है उस जगह को दबा करके रखेंगे, विशाल जी। मिनिमम 3 मिनट जी अच्छा विशाल जी, एक सवाल ये है कि 2 लेयर के मास्क लोग पहन रहे हैं आजकल, और कई लोगों की शिकायत यह आई है कि 2 लेयर के मास्क का लगातार पहनने से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ज्यादा देर तक 2 लेयर अगर आप मास्क पहनते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है? देखिए, हम अगर आप देखें, ये सारे डॉक्टर सुबह से शाम तक मास्क लगा के रखते हैं, ये तो एज सच किसी को सांस की वैसे कोई तकलीफ होती नहीं है। गवर्नमेंट CDC जो WHO सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, उन्होंने जो बताया है, अगर आप N95 का मास्क लगा रहे हैं तो सिंगल मास्क इज गुड इनफ। अच्छा, अगर आप 3 लेयर वाले मास्क लगा रहे हैं तो 2 मास्क लगा सकते हैं, लगाने चाहिए। एक सवाल और मैं आपसे ये करना चाहूंगा, तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी ये शिकायत भी आई है, जिन्होंने कहा है कि उनको बुखार आता है, उतर जाता है, बुखार आता है, अपने आप उतर जाता है, तो क्या ये सीजनल हो सकता है या फिर ये भी कोई सिम्टम है, जांच कराना उनको चाहिए? देखिए, आज क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन है और सेकेंड वेव चल रही है, इस सिचुएशन में कोई भी न्यू सिम्टम, फीवर, खांसी, बुखार, पेट की तकलीफ, तो वो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। अगर आप कोरोना की जांच नहीं कराएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कोरोना है, और ये एक तरीके से जानना सबके लिए जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए, घर वाले भी बच सकें और आप दूसरों को ना फैला सकें, ताकि आप भी अपने आप को आइसोलेट कर सकें। मुकुल जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे अगले। मुकुल करनाल से हैं। मुकुल, क्या सवाल है आपका? एक सवाल है कि अगर मेरे शरीर में एंटीबॉडी बने हुए हैं तो क्या मैं दूसरों को इफेक्ट कर सकता हूँ? एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ये इन्फेक्शन के लिए नहीं है। अगर आप एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी है और टाइटर उसका अच्छा है, तो आप बेसिकली प्रोटेक्टेड हैं कोविड से, इन्फेक्ट नहीं करेंगे आप किसी को। अच्छा, जिक्र विशाल जी एंटीबॉडी का हुआ है, तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तब शरीर एंटीबॉडी बनाता है, या फिर नॉर्मली भी वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता रहता है, कुछ ऐसा होता है क्या? जब देखिए, अगर हम इस कोरोना वायरस की बात करें, वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी का एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, जो इंटरफेरॉन बेस्ड रिस्पॉन्स आता है इनिशियली। तो ये इंटरफेरॉन अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो वायरस मल्टीप्लाई कम करेगा। अगर आपके बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब इंटरफेरॉन अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई कम करेगा। उसके बाद सवाल आता है कि आपकी बॉडी की दूसरी इम्यूनिटी, जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं जिसको, वो क्या करती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनते हैं हमारे इसके वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ। तो ये एंटीबॉडी का काम होता है, जैसे ही वायरस आए तो वो उसकी स्पाइक को, जो शरीर के सेल के साथ जहां पे बाइंड होना चाहिए, वो एंटीबॉडी उस पर जाके बाइंड कर जाए, ताकि इन्फेक्शन अंदर ना जाए और जल्दी एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, लंग्स पर सीधा ये वायरस हमला बोलता है, कैसे अपने लंग्स को कोई आम इंसान और ज्यादा मजबूत कर सकता है और ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है? देखिए, उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो आप सब जानते ही हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उससे आपकी ब्रीथिंग, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन,
इससे बेसिकली लंग का मैक्सिमम वॉल्यूम आपका यूज होता है, तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। गीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी अगली दर्शक हैं। गीता, क्या सवाल है आपका? सर मैं जलंधर से बोल रही हूँ, गीता कपूर। जी बताइए। मेरे बेटे को G6 पीरियड डेफिशिएंसी है। उसको मतलब 24 इयर्स का है, उसको वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं हम? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। हाँ जी, लगवा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल विशाल जी मैं ये करना चाहूंगा, ऑक्सीजन लेवल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर क्या तस्वीरें इस वक्त देश के अंदर से सामने आ रही हैं, सभी जानते हैं। ऑक्सीजन कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कितने पेशेंट को इसकी जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है, प्रतिशतता क्या है उसकी? देखिए, जब कोविड का इन्फेक्शन होता है तो 80% जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है। 80% मतलब 5 में से 4 लोगों को इन्फेक्शन जो है वो माइल्ड होता है, जिसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बचे आपके 20% में भी 15% ऐसे होंगे जिसको सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। बचे हुए 5% ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल डिजीज होती है, जिनको हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर जरूरत पड़ती है। उसका भी कुछ प्रतिशत है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो इन रियलिटी आपके लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जितने भी हैं वो ज्यादातर माइल्ड डिजीज होते हैं, जो कि हैंडल घर पे भी किए जा सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक है हमारे, माफ कीजिएगा, पवन चंडीगढ़ से। पवन, क्या कुछ है आपका सवाल? सर मैं पवन बोल रहा हूँ पंचकुला से। सर एक्चुअली मेरी बेटी है ना, मतलब पुत्र वधू, वो बैंक में मैनेजर है, वो कोरोना पॉजिटिव है। जी हेलो। तो मेरी एक पोती है, ग्रैंड डॉटर, वो 3.25 साल की है सर। कल सर उसको भी फीवर हो गया, क्या उसको हमें उसके साथ रखना चाहिए? वो रह सकती नहीं जी बगैर मम्मी के? नहीं, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उनसे सारे लोगों को ही आइसोलेट करके रखना चाहिए, दूसरे लोग दूर रहें, वो एकदम सेपरेट रहेंगी, क्योंकि वो अभी इन्फेक्टिव फेज में है, दूसरों को इन्फेक्शन दे सकती हैं। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक विकास जुड़े हुए हैं गुरदासपुर से। विकास, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं 2008 से शुगर का पेशेंट हूँ और मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जितने भी एजेड पीपल हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, हार्ट के पेशेंट और लंग के पेशेंट, उन सबको वैक्सीनेशन जरूर करवानी चाहिए ताकि उनको कोविड इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इनके अंदर देखा गया है कि इनको सीवियर डिजीज होती है, होने के चांस। अच्छा विशाल जी, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल मैं भी वैक्सीनेशन को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं, उसके बाद आप संक्रमित होते हैं और ज्यादा संक्रमित आप हो जाते हैं, तो इसमें डेथ के परसेंटेज जो है वो कितना कम हो जाते हैं या कितना रहते हैं? समझ नहीं पाए, दोबारा बताएंगे क्या? जैसे आपका वैक्सीनेशन दोनों डोज आप ले चुके हैं वैक्सीन की, उसके बाद आप संक्रमित होते हैं कोविड से, संक्रमित होने के बाद वैक्सीनेशन आप पहले ले चुके हैं, डेथ की परसेंटेज कितना रह जाती है कि हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए? देखिए, अभी अभी सरकार ने ये आंकड़ा सामने किया है, जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, चाहे कोविशील्ड से हो चाहे कोवैक्सीन से हो, उनके अंदर इन्फेक्शन के जो रेट है वो काफी लेस देन 1% है। और जितने भी हुए हैं मोस्टली दे आर माइल्ड डिजीज। अच्छा, उनको उसमें डेथ रेट बहुत कम है। जी जी। बेसिकली जिनमें अगर दिक्कत आई है, सो उनको रीजन एक ही जो हो सकता है वो यही है कि वैक्सीनेशन जो क्या करते हैं वो एक हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिसके अंदर बॉडी पहले से ही वीक है, उसके अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता वैक्सीनेशन, वो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अदरवाइज बाय एंड लार्ज मोर देन 99% ये प्रिवेंटेबल रही है, जो डाटा सामने आया है अभी। अच्छा, रेनू जैन हमारी अगली दर्शक जुड़ी हुई है हमारे साथ। रेनू, क्या सवाल है आपका? ये बस वैक्सीन कब लगेगी वापस? थोड़ी मेरे एक हाथ में, पूरे हाथ में बहुत दर्द होता है। हाँ, पूरे हाथ में बहुत दर्द होता है, पूरी रात को सो ही नहीं पाती। 8 तारीख को लगी थी वैक्सीन। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगी थी, इनके हाथ में दर्द है अभी भी? पूरे हाथ में तो मेरे 6 महीने हो गए होंगे। रात को कभी तो होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है तो पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। नहीं, आप एक बार जाके दिखा लीजिए, वैक्सीन वाली साइट पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है आपको। आप एक बार जाकर के न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लीजिएगा, या जहाँ पे भी वैक्सीन लगी है सेंटर पे एक बार जाके सलाह जरूर कर लीजिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, त्वचा पर रैसेस के भी लक्षण हैं इस नए संक्रमण में, ऐसा कुछ है? मेरी नॉलेज में नहीं है। अदरवाइज किसी भी इन्फेक्शन में एक रिस्क रहता है, कोई भी साइड जो कॉमन सिम्टम है उसके अलावा लेस कॉमन सिम्टम जो होते हैं, रेयर सिम्टम है, वो हो सकते हैं। उस कैटेगरी में आपका हो सकता है। जी जी जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को सही मार्गदर्शन देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द